मुझे फिर दिलचस्पी उनके जो मज़ामीन हैं और जो खाके हैं उनमें बड़ी हुई, क्योंकि उनमें उनको पढ़ के उनके बारे में, अब्बाजान के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। वो ये कहते हैं कि हर इंसान को तरक्की पसंद होना चाहिए, क्योंकि हर चाहता है कि अपने लिए बेहतरी हो, उसकी नस्ल, अगली नस्ल उससे बेहतर हो। तो ये तरक्की पसंदी का खिताब किसी एक को नहीं देना चाहिए, सबको होना चाहिए। मंटो ने दो चीजें बर्दाश्त नहीं की कि औरत तवाइफ नहीं हो सकती, मुल्क तकसीम नहीं हो सकता, इंसान तकसीम नहीं हो सकता, बिला वजह खून खराबा जो है नहीं किया जा सकता। इन सब चीजों के ऊपर कलम जिस तरह से मंटो ने उठाया, कोई और नहीं उठा पाया। अब्बाजान का यही था ना, उनका इंसानियत को ज्यादा उन्होंने अहमियत दी थी। वो यही कहते थे मजहब तो इंसानों के दिलों में होता है। कि वो गिलाजत निगार या जिन्स निगार नहीं है, लेकिन वो जिन्स को वसीला बनाता है। जब वो कोई बात करता है तो उसमें इस तरह जिनसियात निगारी करता है कि उसमें थोड़ा सा तलज्जुज़ महसूस होता है। मंटो ने कम से कम 1 दर्जन कहानियां ऐसी लिखी हैं जिसमें बंटवारे के हर्रस का जिक्र किया है और अजीब तरीके से जिक्र किया है। उसके यहाँ वो कभी ये नहीं मानता कि कुछ प्रीच करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो उस पूरी घटना को एक ऐसे तमाशाई के तौर पर देखता है जिसमें उसको अपना तमाशा भी दिखाई देता है। नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की 17वीं कड़ी में पेश है सादत हसन मंटो पर डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। सादत हसन मंटो हिंद उपमहाद्वीप के अजीम और शोहरत याफ्ता अफसाना निगार हैं। प्रेमचंद के बाद मंटो ही ऐसे दूसरे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं आज भी पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। मंटो बिलाशुबा एक अजीम अफसाना निगार थे। अगर आलमी अदब में उर्दू अदब का कोई भी अफसाना निगार कोई मुकाम हासिल कर सकता है तो वो मंटो हैं। सच बात तो ये है कि मंटो की मौत के 7 दशक से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी उर्दू में उन जैसा कोई दूसरा अफसाना निगार पैदा नहीं हुआ। मंटो के कई अफसाने आज भी मील का पत्थर हैं। उनके किस अफसाने का जिक्र करें और किसको छोड़ दें, ये कल भी उतना आसान नहीं था और आज भी। मंटो का हर अफसाना दिलो दिमाग पर अपना ऐसा असर छोड़ जाता है जो महीनों क्या सालों अपना असर नहीं छोड़ता। हमने बड़ी ज्यादती की उनके साथ। नेचुरली वो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि खालिदन कहती हम काफी उनको इग्नोर करते थे, कहते हमें पता ही नहीं था कि इतनी अजीम हस्ती हमारे दरमियान। मंटो ने 43 साल की अपनी छोटी सी जिंदगानी में जी भर कर लिखा। गोया कि अपनी उम्र के 20-22 साल उन्होंने लिखने में ही गुजार दिए। लिखना उनका जुनून था और जीने का सहारा भी। मंटो इसलिए खुद लिखते हैं, मैं अफसाना नहीं लिखता, हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है। इसके बिना वो जिंदा रह भी नहीं सकते थे। उन्होंने जो भी लिखा वो आज उर्दू अदब का नायाब सरमाया है। भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों करोड़ लोगों के जहन में जिंदा हैं। अफसोस उन्हें लंबी जिंदगी नहीं मिली। लंबी जिंदगी मिलती तो उनकी कलम से न जाने कितने और शाहकार अफसाने निकलते। मंटो की मौत पर उर्दू अदब के एक और बड़े अफसाना निगार कृष्णचंद्र ने उन्हें याद करते हुए क्या खूब लिखा है। गम तो उन अनलिखी रचनाओं का है जो सिर्फ मंटो ही लिख सकता था। उर्दू अदब में बेहतरीन से बेहतरीन कहानीकार पैदा हुए, लेकिन मंटो दोबारा पैदा नहीं होगा और उसकी जगह कोई और लेने नहीं आएगा। ये बात मैं भी जानता हूं और राजेंद्र सिंह बेदी भी, इस्मत चुगताई भी, ख्वाजा अहमद अब्बास भी और उपेंद्र नाथ अश्क भी। मंटो ने कहानी को रवायत के जाल से अजीब तरीके से निकाला है। उसने ठुकराए हुए लोगों की कहानियां लिखी, उन लोगों की कहानियां जिनकी कहानियां आमतौर पर नहीं लिखी जाती थी। प्रेमचंद ने गरीब तबके की कहानियां लिखी थी, लेकिन उन लोगों की नहीं जो कहने थे बिगड़े हुए लोग हैं। इतना लंबा अरसा गुजर गया मगर उर्दू अदब में कोई दूसरा मंटो पैदा नहीं हुआ। उनकी जगह आज भी ज्यों की त्यों खाली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इकबाल की मानंद सादत हसन मंटो भी कश्मीरी पंडित थे। बाद में उनके पूर्वज पंजाब चले गए। 11 मई 1912 को अविभाजित भारत के लुधियाना जिले के कस्बा संबराला में जन्म मंटो की इब्तदाई तालीम लुधियाना
और अमृतसर में हुई। वहीं उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। पढ़ाई के तुरंत बाद वे सहाफ़त के मैदान में आ गए। मुसावत व रोज़नामा था जिससे मंटो ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। आगे चलकर वे और भी मशहूर अखबार और मैगज़ीनों से जुड़े रहे। मज़ामीन अफसानों के प्रकाशन से लेकर उन्होंने उन अखबार मैगज़ीन की एडिटिंग भी की। मंटो ने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा रूसी और फ्रांसीसी अदीबों के अदब के तर्जुमों से की, जिनकी शैली और अंदाज़े फ़िक्र उनके शुरुआती तहरीरों में नुमाया है। उन्होंने उस वक्त हुमायूं का फ्रांसीसी नंबर और आलमगीर के रूसी अदब नंबर का संपादन भी किया। यही नहीं, ऑस्कर वाइल्ड के जब्तशुदा ड्रामे वीरा और विक्टर ह्यूगो की किताब द लास्ट डेज ऑफ कंडेम्ड का सरगुज़श्ते असीर के नाम से उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया। सरगुज़श्ते असीर ही मंटो की पहली किताब है। मंटो अपनी नौजवानी से ही रूसी और चीनी अदब के परस्तार थे, लेकिन थोड़ी अरसे के बाद उन्होंने अपना एक खास लेखन स्टाइल बना लिया। तमाशा मंटो का पहला अफसाना था जो खुल्क में शाया हुआ। बारी अली इसके संपादक थे। मंटो के इब्तिदाई अफसाने शूशू, खुशिया, दिवाली के दिए, फिल्मी हफ्तावार अखबार मुसव्विर में शाये हुए, जो कि मुंबई से निकलता था। आगे चलकर उन्होंने मुसव्विर का संपादन भी संभाला। साकी, नुकूश, अदब लतीफ़ और एहसास वे अदबी रिसाले हैं जिनमें मंटो के अफसाने और मज़ामीन अहमियत के साथ प्रकाशित होते थे। सादत हसन मंटो की शख्सियत या उनकी बाहरी डील डौल या चेहरा मोहरा किस तरह से दिखता था, इसका एक दिलचस्प खाका मंटो के हमउम्र अफसाना निगार कृष्णचंद्र ने अपने एक आलेख में खींचा है। लंबा तिरछा गोरा, हाथ की पुष्ट पर नसें उभरी हुई, गर्दन का हुलकोम बाहर निकला हुआ, सूखी टांगों पर बड़े बड़े पांव, लेकिन बेडौल नहीं, एक अजीब सी नफासत, नशाइत लिए हुए चेहरे पर झुंझलाहट, आवाज में बेचैनी, लिखने में बेचैनी, आदाब में तलखी, चलने में उजलत। सादत हसन मंटो को पहली बार देख के कुछ इन्हीं बातों का एहसास होता है, लेकिन इन बातों के एहसास पर एक दूसरा एहसास हावी हो जाता है। मंटो की पेशानी का चौखट्टा उसके दिमाग की तरह अजीम है और अजीबो गरीब भी। बिलउमूम ज़हीन आदमियों की पेशानी का चौखट्टा उन तस्वीरों से ज्यादा मिलता जुलता है जो पश्चिमी चित्रकार शैतान से मंसूब करते हैं, यानी फराख माथा और बाल कनपट्टियों के करीब से पीछे की तरह गायब होते हुए। मंटो का माथा शैतान से मिलता जुलता नहीं है। मंटो का माथा मुस्ततील है, सीनी पर्दे की तरह, नीचे से कम फराख और ऊपर से ज्यादा, और बाल सीधे और लंबे और घने हैं, और आंखों में एक वैशी चमक है, एक बेबाक वो दुरुस्ती और एक ऐसी सूझबूझ है जैसे मंटो मौत के दरवाजे के अंदर झांक कर लौट आया हो। मंटो की पहनावे की बात करें तो उसे सफ़ेद रंग के साफ सुथरे कुर्ते पाजामे पसंद थे। वो आला मेयार के कागज़ पर अफसाना लिखता था और हर अफसाने का आगाज़ 786 के अंकों से करता था। मंटो की लेखन प्रक्रिया क्या थी और वह किस तरह से लिखते थे, खुद मंटो ने नुकूश के एडिटर मोहम्मद तुफैल को इस बारे में बड़े तफसील से बताया था। अब आपको क्या बताऊं कि मैं अफसाने क्यों कर लिखता हूं। ये बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेश नज़र रखूं तो ये जवाब दे सकता हूं कि अपने कमरे में सोफे पे बैठ जाता हूं, कागज कलम पकड़ता हूं और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूं। मेरी 3 बच्चियां शोर मचा रही होती हैं, मैं उनसे भी बातें करता हूं।
उनकी तमाम बाहम लड़ाइयों का भी फैसला करता हूँ। अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूँ। कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ। मगर अफसाना लिखे जाता हूँ। मैं अफसाना ना लिखूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने या मैंने गुस्ल नहीं किया। मैं अफसाना नहीं लिखता, हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूं तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे बाज औकात हैरत होती है कि ये कौन है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिखे हैं, जिस पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सआदत हसन होता हूँ, जिसे ना उर्दू आती है, न फारसी, न अंग्रेजी, न फ्रांसीसी। बाज औकात में बीवी के कहने पर कलम या पेंसिल उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेब भरी होती है। खुद ब खुद कोई अफसाना उछल कर बाहर आ जाता है। मैं खुद को इस लिहाज से अफसाना निगार नहीं, जेब कतरा समझता हूँ, जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता है। मुझ जैसा भी बेवकूफ दुनिया में कोई और होगा? एज ए पर्सन तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, ऑब्वियसली मैंने भी नहीं उनको देखा, बट उनकी तहरीरें वगैरह और जो घर के बड़ों से जो कुछ सुना हुआ है उससे लिहाज ये होता है कि ही वाज अ वेरी लविंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन एंड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अ मैन। मतलब कि मिजाज की बात करें तो मंटो बदतमीजी की हद तक मुंहफट थे, बदजबान थे। उनकी हाजिर जवाबी के कई किस्से मशहूर हैं। एक दफ़ा अहमद शाह बुखारी ने बड़े सरपरस्ताना अंदाज में उनसे कहा, देखो मंटो, मैं तुम्हें अपने बेटे के बराबर समझता हूँ। मंटो ने झल्ला कर कहा, मगर मैं आपको अपना बाप नहीं समझता। मंटो ने 200 से ज्यादा कहानियां लिखी। व्यक्ति चित्र, संस्मरण, फिल्मों की स्क्रिप्ट और डायलॉग, रेडियो के लिए ढेरों नाटक और एकांकी, पत्र, कई पत्रिकाओं में कॉलम लिखे, पत्रकारिता की। मंटो ने ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में भी काम किया, जहां वे स्क्रिप्ट राइटर मुकर्रर किए गए थे। उन्होंने फीचर के अलावा 100 से ज्यादा ड्रामे लिखे, सभी लाजवाब। ड्रामा लिखने पर तो जैसे उन्हें महारत ही हासिल थी। कोई भी विषय हो वो उस पर फटाफट ड्रामा लिख देते। ड्रामा लिखने की उनकी रफ्तार का आलम यह था कि महीने में 30-40 ड्रामे और फीचर तक लिख देते थे। स्टेशन जाते थे, उनको मौजूद दिया जाता था कि इस पर आपको ड्रामा लिखना है, और वो चंद मिनटों में पर वो ड्रामा लिख दिया करते थे। रेडियो के लिखे हुए ड्रामों को अगर अलग एक सिंफ तस्लीम कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि मंटो से ज्यादा अच्छे रेडियो ड्रामे किसी ने नहीं लिखे। उस जमाने में जब ज्यादातर अदीब लेखन के लिए कागज कलम का इस्तेमाल करते थे, वहीं मंटो सीधे टाइपराइटर पर अपना अदबी लेखन करते थे। इस बात को तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं कि उनके इन ड्रामों से उर्दू अदब में मॉडर्न ड्रामों का आगाज हुआ। नाटक का स्वरूप बदला, लेकिन मंटो अपने शाहकार अफसानों नया कानून, हतक, बाबू गोपीनाथ, ठंडा गोश्त, मोजेल, नया कानून, टिटवाल का कुत्ता, टोबा टेक सिंह, खोल दो के लिए ही जाने जाते हैं। मंटो के अफसानों का यदि अध्ययन करें तो उनकी कहानियों के किरदार हकीकत निगारी में गोरकी के द लोअर डेप्थ्स के किरदारों की याद दिलाते हैं। मंटो के कई अफसाने आज भी मील का पत्थर हैं। मंटो का हर अफसाना दिलो दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ जाता है। हिंदुस्तान के बंटवारे पर मंटो ने कई यादगार कहानियाँ, लघुकथाएं लिखी, लेकिन उनकी कहानी टोबा टेक सिंह का कोई दूसरा जवाब नहीं। वो आज भी लाजवाब है। हिंद उपमहाद्वीप में बंटवारे पर खूब लिखा गया। बिस्म साहनी का उपन्यास तमस, राही मासूम रजा का आधा गांव, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, यशपाल का झूठा सच, अमृता प्रीतम का पिंजर, बलवंत सिंह का काले कोस जैसे उपन्यास बंटवारे की ही विभीषिका को दर्शाते हैं।
लेकिन अफसाना टोवर टेक सिंह में मंटो ने तकसीम की जो त्रासदी दिखाई है वह अकल्पनीय है। विभाजन का ऐसा रूपक हिंदी उर्दू के किसी दूसरे अफसाने में बमुश्किल ही हमें देखने को मिलता है। टोवर टेक सिंह मंटो का मास्टरपीस है। ऐसे अफसाने बरसों में एक आध बार ही लिखे जाते हैं। मंटो ने ये इतना साहित्य ना लिखा होता, सिर्फ टोवर टेक सिंह ही लिखा होता, तो भी वह इस अफसाने की बिना पर ही हिंदी उर्दू अदब में हमेशा के लिए जिंदा रहते। उन्हें टोवर टेक सिंह के लिए ही याद किया जाता। विभाजन और बंटवारे को लेकर के ये कहानियां ना लिखी होती तो मंटो का नाम इंटरनेशनल फील्ड में चेखोव, मोपासां जैसे बड़े नाटककार माने जाते हैं। उनके साथ जो गिनती की जाती है वो इन कहानियों की बदौलत ही जो की जाती है। चुगत कहानी संग्रह की छोटी सी भूमिका में मशहूर शायर अली सरदार जाफरी ने मंटो के अफसानों पर अपनी बेबाक राय देते हुए कहा है, मंटो की अफसाना निगारी हिंदुस्तान के दरमियानी तबके के मुजरिम ज़मीर की फरियाद है। इसलिए मंटो उर्दू अदब का सबसे ज्यादा बदनाम अफसाना निगार है, और वो बदनामी जो मंटो को नसीब हुई है मकबूलियत और शोहरत की तरह सिर्फ कोशिश से हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए फनकार में असली जौहर होना चाहिए, और मंटो का जौहर उसके कलम की नोक पर नगीने की तरह चमकता है। मंटो ने उन किरदारों की तस्वीर कशी की है जिनसे सरमायादारी निजाम ने उनकी इंसानियत छीन ली है। मंटो ने समाज की गंदगी को देखा है। वो इंसानों से मोहब्बत करता है। उसमें समाजी और सियासी मजालिम के खिलाफ एहतजाज करने की भरपूर कुव्वत है। वो अपने लेख तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान में सरमायादार समाज के खिलाफ बड़ा तल्ख तंज करता है। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मौजूदा झगड़े को मूत्री की दीवार पर लिखी हुई गाली से ज्यादा अहमियत नहीं देता। वो अपने असली दुश्मन को नहीं पहचानता और खाली हवा में वार करता है जिसकी चोट किसी पर नहीं पड़ती। इसलिए उसकी दहशत पसंदी अपने आखिरी तजिए में खुद उस इंसान के खिलाफ दहशत पसंदी बन जाती है जिससे मंटो को बेइंतहा मोहब्बत है। लेकिन दहशत पसंदी से इनकलाब की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना भी तो उतना ही आसान है। ये जो आप पीते हैं, हर वक्त पी रहे हैं, तो आपको कोई लिहाज नहीं अपनी बेगम और आपकी अपनी बेटियों का। बेटा तो है नहीं आपका। कहने लगे अहमद कासमी, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है, अपने जमीर की मस्जिद का पेश इमाम मुकर्रर नहीं किया। मंटो पर अपनी कहानियों में अश्लीलता बरतने और नग्नता चित्रण के इल्जाम भी लगे। उनके अफसानों काली सलवार, बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमियान और धुआं के खिलाफ भारत और पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमे चले। ये बात अलग है, बाद में वे इन इल्जामों से ज़्यादातर में बरी हुए। उनके मुखालफिन अदालत में लाख कोशिशों के बावजूद उन पर ये घटिया इल्ज़ाम साबित न कर सके। इस तरह के वाहियात इल्ज़ामों पर मंटो की एक ही प्रतिक्रिया होती थी, मेरी कहानियां समाज का आईना है। अगर मेरी कहानियां अश्लील है तो समाज भी अश्लील है। साल 1934 से 47 तक यानी इन 14 वर्षों में मंटो ने 69 अफसाने लिखे। तो पाकिस्तान जाने के बाद 1948 से 55 तक उन्होंने 161 अफसाने लिखे। आतिशबारे, मंटो के अफसाने, धुआं, चुगत, लज्जत संग, ठंडा गोश्त, यजीद, नमरूद की खुदाई, हुंदने मंटो के अहम कहानी संग्रह। पाकिस्तान में उन्होंने जितने अफसाने लिखे उनमें से 90% अफसाने पाकिस्तानी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले थे। यानी वहाँ जाने के बाद भी उनके जहन में हिंदुस्तान ही रहा, हिंदुस्तान के मसाइल भी रहे। किताब सियाह हाशिए में मंटो ने कहीं व्यंग्यात्मक तो कहीं तल्ख अंदाज में साल 1947 में मुल्क के अंदर हुए फिरका वाराना फसाद की दरिंदगी बयान की है। बंटवारे के दौरान इंसान किस कदर वहशी हो गया था, अपने छोटे छोटे 32 अफसानों में दर्ज किया है।
जिन्हें अफसाने कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा। उनके ये अफसाने आज भी पढ़ने वालों के जहन पर गहरा असर करते हैं, वे कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं। नाखून का कर्ज वो किताब है जिसमें मंटो की शख्सियत और उनके अदबी काम पर उनके समकालीन लेखकों अब्दुल रहमान चुगताई, मलिका पुखराज, इम्तियाज़ अली ताज, अहमद नदीम कासमी वगैरह ने दिल से लिखा है। जब मैं पैदा हुई थी तो हमारी नानी ने आके कहा था कि ले वे साथ दूसरी धी हुई, तो अब्बा ने इस तरह देख के ना कहते हैं कि खालाजान साढ़े घर हुई है तो तुसी तानू की हो रहा, तीसरी आई। नानी हमारी चुप थी। खालाजान ऐत की बारी कुछ मैंने लगता ज्यादती हुई है। प्रेमचंद के बाद मंटो पहले ऐसे अदीब हैं जो अदब से फिल्म की तरफ गए। सच बात तो ये है कि उनकी अदबी शोहरत फिल्मी जिंदगी के बाद शुरू हुई, लेकिन मंटो फिल्म से फिर वापस अदब की तरफ लौटे और उन्होंने कई शाहकार कहानियाँ लिखीं। मंटो ने अदबी मैदान में पूरी तरह उतरने से पहले मुंबई में फिल्म कंपनियों इंपीरियल, सरोज, हिंदुस्तान सिनेटोन, फिल्मिस्तान स्टूडियो और बॉम्बे टॉकीज़ में नौकरी की। इन फिल्म कंपनियों या स्टूडियो के लिए स्टोरी, स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे। फिल्म पत्रकारिता की। मंटो ने फिल्म कीचड़, नौकर, बेगम की कहानी, स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे थे। तो उस दौर की मशहूर फिल्म मिर्ज़ा गालिब की स्टोरी भी मंटो की धारदार कलम से निकली थी। उन्होंने कृष्णचंद्र के साथ मिलकर एक फिल्म बंजारा की कहानी भी लिखी। यही नहीं, मंटो ने एक फिल्म 8 दिन में राजा मेहदी अली खां और उपेंद्र नाथ अश्क के साथ एक्टिंग भी की। फिल्म दुनिया में मंटो की दोस्ती का दायरा काफ़ी बड़ा था। अशोक कुमार, श्याम, एस मुखर्जी, राजा मेहदी अली खां, के आसिफ, रफ़ीक गजनवी, शाहिद लतीफ़ और बाबूराव पटेल से मंटो का अच्छा खासा याराना था। आगा हर्ष कश्मीरी, अशोक कुमार, नूरजहां, नसीम बानो, नरगिस, सितारा देवी, नवाब कश्मीरी, इसमें चुगताई और श्याम वगैरह के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शानदार खाके लिखे। ये सब खाके गंजे फरिश्ते किताब में संकलित हैं। चीज़ को कबूल नहीं किया तो देश का विभाजन हो, लेकिन जब एक सियासी फैसला हो गया तो उसको कबूल कर लेने के अलावा पूरे मुल्क के लोगों के सामने और मंटो के सामने कोई चारा नहीं था। खुद उन्होंने लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पागल खाने में आ गया हूँ। मंटो भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान जाने का चुनाव मंटो का खुद का नहीं था। बंटवारे के बाद मचे हंगामे और अफरा तफरी में उनकी बीवी सफिया और बेटियां पाकिस्तान चली गईं और वहीं की होकर रह गईं। मजबूरन मंटो को भी पाकिस्तान जाना पड़ा। उनके पाकिस्तान जाने के पीछे तरह तरह के किस्से प्रचलित हैं, लेकिन मंटो पाकिस्तान क्यों गए, इस पूरे वाक़ये को ड्रामा निगार बलवंत गार्गी ने मंटो पर केंद्रित अपने दिलचस्प खाके में बयां किया है। जब उन्होंने मंटो से इस बारे में उनकी कैफियत पूछी तो उनका जवाब था, मेरे दोस्त पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं डरपोक हूँ, मुसलमान हूँ, मगर वो मेरे दिल की बात नहीं समझ सकते। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ ताकि वहाँ एक मंटो हो जो वहाँ की सियासी हरामजदगियों का पर्दाफाश कर सके। हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल खराब है, अभी से हिंदी छा रही है। मैं लिखना चाहता हूँ तो उर्दू में ही लिख सकता हूँ, छपना चाहता हूँ ताकि हजारों तक पहुँच सकूँ। जुबान की अपनी मंतक होती है, कई बार जुबान ख्यालात भी होती है, उसका ताल्लुक लहू से है। एक मंटो बंबई में रहा, दूसरा लाहौर होगा। मंटो पाकिस्तान चले गए पर उनका दिल हिंदुस्तान में ही रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति चचा सैम के नाम लिखे अपने पहले खत में मंटो ने अपने दिल का दर्द कुछ इस तरह बयां किया है। मेरा मुल्क कटकर आजाद हुआ, उसी तरह मैं कटकर आजाद हुआ।
और चचा जान, ये बात तो आप जैसे हमादान आलिम से छिपी हुई नहीं होनी चाहिए कि जिस परिंदे को पर काटकर आजाद किया जाएगा उसकी आजादी कैसी होगी। 70 साल के बाद आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उर्दू में, हिंदी में, तर्जुमों में। जब जब इंडियन लैंग्वेजेस की बात होती है, कोई भी एंथोलॉजी छपती है इंडियन लिटरेचर्स की, तो मंटो उसमें शामिल होता है। बहरहाल लाहौर में जाकर मंटो ने बेशुमार कहानियाँ लिखी। ज़रूरत होती तो वे एक दिन में 2-2 कहानियाँ भी लिख लेते। लेखन ही से उनके घर का गुजारा होता था। वे इसके अलावा और कोई काम कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने लेखन से पाकिस्तानी हुकूमत से सीधे टक्कर ली। मजहबी कट्टरपंथियों और फिरका परस्तों के खिलाफ जमकर लिखा। मुझे आप अफसाना निगार की हैसियत से जानते हैं और अदालतें एक फोहिश निगार की हैसियत से। हुकूमत कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है और कभी मुल्क का बहुत बड़ा अदीब। अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम खतूत लिखे जिनमें शिद्दत की तंज थी। मंटो की हर विधा, हर रचना पर खूब बात हुई। फिर भी मंटो के पत्र जो उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन और उसके बाद आइजनहावर के नाम लिखे, जो पाकिस्तान के अखबारों में सिलसिलेवार शाया हुए, उन पर कम ही बात होती। इन पर तनकीद निगारों का ध्यान कम ही गया है, जबकि एक खत ऐसे हैं जिन पर बात होनी ही चाहिए। ख़ास तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के उस दौर, उनके आपसी मरासिम को अगर समझना है तो मंटो के खत बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने बड़े ही बेबाकी और तटस्थता से अपने मुल्क और दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति अमेरिका के हुक्मरानों की जमकर खबर ली है। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। ईमानदारी से वो लिखा जो कि देखा। अंकल सैम को खत लिखने के पीछे मंटो का जाहिर मकसद अप्रत्यक्ष तौर पर साम्राज्यवाद की आलोचना पेश करना था। और इसका जो जलसा जिसमें वो रिलीज हुई दस्तावेज मंटो के 5 खंड, भीषम सानी मरहूम का ये कहना था कि मैंने दिल्ली में 50 फंक्शन अटेंड किए, ऐसा फंक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े पैशनेट, वेरी अफेक्शनेट, बहुत ही प्यार करने वाले थे सबके साथ। ऐतिहासिक लाहौर मेरी किताब का नाम है और मैंने इसमें बहुत सारी शख्सियात के ऊपर काम किया लाहौर की तारीख में। लेकिन जब मुझे फैज़ साहब पे लिखना पड़ा और मंटो पे लिखना पड़ा, आप यकीन माने मेरे हाथ पैर फूल गए कि मैं इन शख्सियात के ऊपर क्या लिखूं। और एक एक लफ्ज़ और एक एक जो सतर है उसके ऊपर बहुत ध्यान से सोच समझ के मुझे लिखना पड़ा। ये बहुत बड़ी शख्सियात हैं। मंटो साहब के हवाले से मैं बात करूं तो मैंने अपने बचपन में ही अपने अब्बा के साथ बहुत सारे मज़ारात देखे। फिर जब मैं लाहौर ख़ुद घूमना फिरना शुरू हुआ तो मैंने गुरुद्वारे देखे। मैंने मज़ारात पे कवाली की महाफिल होते सुनी, गुरुद्वारों के अंदर कीर्तन सुना, चर्चेज़ में मैंने जो उनके राइम्स गाई जाती हैं वो सुनी। सिर्फ मुझे 2 बंदे ऐसे मिले कि जिनकी कब्रों के ऊपर कुछ ना कुछ उनकी शायरी और अदब के हवाले से गाया गया और पढ़ा गया। एक तो सागर सिद्दीकी थे। जब उनका सालाना वहाँ पे उर्स होता था, जब उनकी बरसी होती थी, तो बहुत सारे गवैये वहाँ पे आके उनका कलाम गाया करते थे। और दूसरा मंटो साहब। मंटो साहब के हवाले से ये है कि हम लोग जब खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो उनकी बरसी के दिन वहाँ पे उनकी कब्र पे जाना, यंग लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हुए होते थे और वहाँ पे आपको शायद सुन के ये बड़ी बात अजब लगे कि फातिहा के लिए कोई इतने लोग नहीं आते थे जितने लोग वहाँ पर मंटो के अफसाने पढ़ा करते थे कब्र के सराहने बैठ के। सो मंटो इस मामले में एक बेमिसाल उनका काम है और उनका जो रहती दुनिया तक उनके काम को समझा जाएगा। मैं बात करूँगा तकसीम से पहले के तो बहुत सारे हालात जो हैं हिंदुस्तान वाली साइड भी लोगों को पता भी हैं, बात के भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं करता जाऊंगा तकसीम के बाद की कि जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने
अफसाने भी लिखे, उन्होंने कॉलम भी लिखे, और शुरू में उन्होंने एक अखबार था मगरबी पाकिस्तान और फिर बाद में आफाक, उनमें कॉलम लिखे, मगर वो दोनों ही अखबार उनकी बेबाकी का भार ना उठा सके, और फिर वो जो कॉलम थे उनकी एक किताब गंजे फरिश्ता का हिस्सा बने। मंटो साहब यहाँ पे जब आए तो यहाँ की जो अदबी गिरोहबंदियाँ थीं उनको इस बात का पता था कि हम मंटो की हम असरी नहीं कर सकते, मंटो के काम के अंदर उनकी बराबरी नहीं हो सकती, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों में और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में उनको डाल दिया। यहाँ पर उन पर मुकदमे भी चले, उनको पागल खाने में भी जाना पड़ा, और शराब का साथ मसला था, कर्ज़े बढ़ते गए, यहाँ तक कि उन्होंने जो उनकी मिसेस सफ़िया, एक मरतबा उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियाँ दी जो उनकी बेटी की दवाई के लिए उन्होंने पैसे निकलवाने थे, तो वो मंटो वो सोने की वो जो आखिरी चूड़ी थी वो भी बेचकर उन्होंने शराब की बोतल ले ली। तो इस तरह के सारे मामले जो हैं वो मंटो के साथ रहे। फिर मैं मंटो का जो पंजाबी ज़बान के साथ रिश्ता है उसको थोड़ा सा नेट करता जाऊँ कि वो इसको दुनिया की कदीम तरीन ज़बान समझते थे और इस पर बहुत फ़ख्र किया करते थे। अच्छा, उन्होंने लिखना बहुत कम किया। एक आध उनकी कहानी मिलती है जो कि छपी नहीं, और एक उन्होंने जो किताब थी अहमद राही उसकी किताब का जिसका नाम था त्रिंजन, उसका फ्लैप उन्होंने पंजाबी में लिखा। तमाम उम्र उन्होंने उर्दू में लिखा, लेकिन घर में उनकी बोलचाल जो थी वो तमाम तर पंजाबी में ही रहती थी, मगर वो अपनी उस माँ बोली पर कहीं ना कहीं वो उसका जिक्र करते रहते थे। मैं उनका एक अफसाना है मम्मी, उसमें से एक छोटा सा इक़्तिबास आपको सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो अपनी माँ बोली के साथ किस हवाले से जुड़े हुए थे। हालांकि ये अफसाना जो है वो उर्दू में ही था और उर्दू ही का इक़्तिबास आपके लिए पेश किया जा रहा है। फिर उसने बड़ी रहम अंगेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा। यार, मैं वाकई जज्बाती हो गया। हाँ, वो रंग खुदा की कसम लाजवाब रंग है। वो तुमने देखा, वो जो मछलियों के पेट पर होता है? नहीं, हर जगह होता है। पॉम्फ्रेट मछली, उसके वो क्या होते हैं? नहीं, सांपों के वो नन्हे नन्हे खपरे। हाँ, खपरे, बस उनका रंग खपरे। ये लफ्ज़ मुझे एक हिंदुस्तान ने बताया था। इतनी खूबसूरत चीज़ और ऐसा वाहियात नाम। पंजाबी में हम उन्हें चाने कहते हैं। इस लफ्ज़ में चिनचिनाहट है, वही, बिल्कुल वही जो उसके बालों में है। लटें नन्ही नन्ही संपोलियां मालूम होती हैं जो लौट लगा रही हों। वो एकदम उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम मंटो ने अपना पहला खत दिसंबर 1951 में लिखा और आखिरी अप्रैल 1954 में। 3 साल के अरसे में कुल जमा 9 खत। खत क्या, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही मुल्कों के अंदरूनी हालात की बोलती तस्वीर थे। पाकिस्तान का संकीर्ण वातावरण और अमेरिका की पूंजीवादी स्वच्छंदता इन पत्रों में साफ तौर से झलकती है। पाकिस्तान की बदहाली और अमेरिका का दोगलापन भी झलकता है। खत को लिखे 7 दहाई से ज़्यादा गुजर गईं, मगर दोनों ही मुल्कों की न तो तस्वीर बदली और न ही किरदार। इन दोनों मुल्कों पर मंटो का आकलन आज भी पूरे 100 आने खरा उतरता है। मंटो की कही गई बातें आज भी इन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मंटो अपने खतों में अमेरिका के साम्राज्यवादी नीतियों पर जमकर तंज करते हैं। अपने तीसरे खत जो उन्होंने 15 मार्च 1954 में लिखा, हमारे साथ फौजी इमदाद का मुआहदा बड़ी मार्के की चीज है, इस पे कायम रहिएगा। इधर हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही रिश्ता उस्तवार कर लीजिए। दोनों को पुराने हथियार भेजिए, क्योंकि अब तो आपने वो तमाम हथियार कंडम कर दिए होंगे जो आपने पिछली जंग में इस्तेमाल किए थे। आपके ये कंडम और फालतू असलहा भी ठिकाने लग जाएंगे और आपके कारखाने भी बेकार नहीं रहेंगे। मंटो की इस तहरीर में अमेरिका का साम्राज्यवादी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब है।
किस तरह वो दुनिया भर में अपने हथियारों की तिजारत करता है। जंग उसके लिए महज एक कारोबार है। अमेरिका पाकिस्तान पर आखिर क्यों मेहरबान है, मंटो अपने खत में इस बात का भी खुलासा करते हैं। हिंदुस्तान लाख टापा करे, आप पाकिस्तान से फौजी इमदाद का मुआहदा जरूर करें, इसलिए कि आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के इस्तेहकाम की बहुत ज्यादा फिक्र है। और क्यों ना हो, इसलिए कि यहाँ का मुल्ला रूस के कम्युनिज्म का बेहतरीन तोड़ है। सादत हसन मंटो एक बड़ा नाम, एक बड़ा फनकार, जो अपने को अपनी तसनीफों का खुदा कहता था। आज जिंदा होते तो वो क्या लिखते हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आया। उनकी टोबाटेक सिंह, खोल दो और काली शलवार, ढेरों कहानियाँ, ढेरों उनके मज़ामीन और ढेरों फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर पे लिखे हुए उनके बहुत ही दिलचस्प, जिसे कहते हैं, आर्टिकल्स। उनके बारे में कुछ भी कहना मेरे ख्याल से उनकी गहराई को हर हालत में पकड़ पाने के लिए नाकाफी होगा। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने इस तरह से अपने कलम को आज़ाद किया था कि जिस तरह की नफ्सियाती कहानी उन्होंने लिखी और अपने हालात पे तबसरा किया, औरतों के किरदार उठाए, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हिंदुस्तान से सफ़र करते हैं पाकिस्तान का, और दोनों मुल्कों की दोनों ज़बानें, यानी उर्दू तो हमारी भी ज़बान है, लेकिन वो पसंद बहुत किए जाते हैं। और हिंदुस्तान में उर्दू हिंदी वाले दोनों उनके गिरवेदा हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन सादत हसन मंटो के साथ ऐसा हुआ। उनकी कहानियों पे मुकदमे भी चले, और बहुत ही खूबसूरत एक मजमून हमने पढ़ा था अस्मत आपा का, मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। तो उनकी ज़िंदगी जो थी वो तकलीफ़ों से भरी हुई थी, जिसमें कोई शक नहीं था। ये भी सुना कि वो आखिरी के दिनों में अपने खर्चे के लिए 10 रुपए में भी एक कहानी लिखने लगे थे, लेकिन इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? वो फनकार थे, हुनरमंद थे, वो जानते थे कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे हीरे मोती की तरह जड़ना है, उन्हें किस तरह की तसनीफ को सामने लाना है और किस तरह का प्रोस लिखना है। वो एडिटेड उनकी सारी चीज़ें इस तरह की रहती थी कि आप एक भी जुमला और एक भी लफ्ज़ इधर से उधर नहीं कर सकते थे। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। और आज भी जब उनका ठंडा गोश्त पढ़ते हैं, जो कि मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी और आधी समझ में आई थी, आधी कहानी नहीं समझ में आई थी, लेकिन कितने गज़ब की है, कितने लोगों ने कोशिश की कि वो सेक्स पे लिखें, लेकिन जो माहिराना अंदाज मंटो का रहा है वो किसी का नहीं रहा। मंटो ने रेडियो के लिए भी खूब लिखा। उनका सारा जो निशाना था वो उन लोगों को लिए था जो बंदिशों में जकड़े थे। उन्होंने उस कलम की नोक से उसे तोड़ने की कोशिश की। उनकी बू कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई। सुगंधी और मोज़ेल का किरदार जो है वो ना भूलने वाला है। इसके साथ ही उनके अंदर का जो गुस्सा था वो दीवारों पर भी गालियां लिखकर ख़त्म नहीं हुआ था। अब वो ज़माने ने उससे सीखा या नहीं सीखा, आज वो रहते तो वो कौन सी गालियां लिख के
मेरे ख्याल से अपने गुस्से को कम करते। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ज़माना उससे सीखता नहीं है, लेकिन जो लोग सीखते हैं वो बदलते ज़माने को जो खराबी की तरफ बढ़ता है उसको संभाल लेते हैं। और ये काम जो होता है वो अदीबों का होता है, शायरों का होता है। तो इसमें ये है कि आज के दौर में मेरे ख्याल से एक बार फिर बड़ी शिद्दत से हमको मंटो को पढ़ना चाहिए, और मंटो को पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से और लोग भी होंगे जो इस पूरे माहौल के से नाखुश होंगे। पूरी दुनिया में इसी तरह का है हालात, और उसके खिलाफ वो अपना कलम उठाएंगे। आज भी मंटो की कहानियाँ उतनी ही ताज़ा हैं, उनकी ज़बान उतनी ही ताज़ा है, और जितनी मर्तबा आने वाली पीढ़ियाँ उसको पढ़ेंगी मेरे ख्याल से उनका मुकाम वहीं पे रहेगा जहाँ पर था। उनकी रूह को सुकून मिले हैं, और काश मैं उनकी तरह लिख पाती। मैंने उसको देखा है उजली उजली सड़कों पर गर्द भरी हैरानी में, फैलती भीड़ के अंधे ओंधे कटोरों की तुगयानी में, जब वो खाली बोतल फेंक के कहता है दुनिया तेरा हुस्न यही बदसूरती है। तो मंटो साहब के बारे में कहा जाता है कि भाई 25 रुपए उनको एक अफसाने के, 10 रुपए से वो एक खास मशरूब खरीदते थे, 5 रुपए टांगे वाले को देते थे, सालम टांगा लेते, 10 रुपए आपा सफिया को देते थे। ये नॉर्मल रूटीन उन जमानों की। मंटो निडर और बागी तबीयत के मालिक थे। समाज के झूठ और दोगलेपन को वे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान जाने के बाद मंटो सिर्फ 7 साल और ज़िंदा रहे। इस दरमियान जहां वे आर्थिक तौर पर बेहद परेशान रहे, वहीं उनकी जहनी परेशानियां भी बढ़ती चली गईं। अपनी मौत से कुछ अरसे पहले मंटो ने एक स्केच 2 गड्ढे लिखा था। इस स्केच से उनकी मानसिक स्थिति का कुछ एहसास होता है। मुझे आप एक अफसाना निगार की हैसियत से जानते हैं, और अदालतें एक फुहश निगार की हैसियत से। सरकार मुझे कभी कम्युनिस्ट कहती है और कभी मुल्क का सबसे बड़ा अदीब। कभी मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद किए जाते हैं और कभी खोले जाते हैं। कभी मुझे गैर जरूरी इंसान करार देकर मकान बाहर का हुक्म दिया जाता है। मैं पहले भी सोचता था और अब भी सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, और इस मुल्क में जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत कहा जाता है, मेरा क्या मुकाम है, मेरा क्या मसरफ है। आप इसे अफसाना कह लीजिए, लेकिन मेरे लिए ये एक तल्ख हकीकत है कि मैं अभी तक खुद अपने लिए अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं और जो मुझे बहुत अजीज है, अपना सही मुकाम तलाश नहीं कर सका। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। यही वजह है कि मैं कभी पागलखाने में और कभी अस्पताल में होता हूँ। मंटो की कहानियों पर जब भी बात होती है तो सबसे पहले लोगों का ध्यान मंटो पर हुए अश्लीलता के मुकदमों पर जाता है, और मेरी दृष्टि में मंटो की कोई कहानी अश्लील थी ही नहीं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मंटो की कहानियां बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई पड़ेंगी, और मंटो की ये जो कहानियां हैं जिन पर मुकदमे चले, या मंटो का जो विषय रहा कहानियों का, अगर हम उसे बहुत ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मंटो ने केवल और केवल एक इंटेंसिटी के साथ, एक शिद्दत के साथ जो उनके अंदर आक्रोश है, जो उनके अंदर गुस्सा है, उसी को अभिव्यक्त किया है। उनका उद्देश्य न तो अश्लीलता फैलाना था और न ही लोगों का मनोरंजन करना था। वो तो लोगों के अंदर उस तकलीफ को अभिव्यक्त करना चाहते थे जो उन पात्रों को झेलनी पड़ी। मंटो एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। उन्होंने आदमी के मनोविज्ञान की जिस बारीकी को पकड़ा है वो उनकी कहानियों में दिखाई पड़ता है, चाहे वो खोल हो, चाहे वो ठंडा गोश्त हो, चाहे वो मोजेल हो, चाहे वो तिथवेल का कुत्ता हो। और
मंटो की हर कहानी में आपको इंसानी नफ्सियात, इंसानी मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात जो मंटो के अंदर मुझे दिखाई पड़ती है कहानियों में, वो है उनकी इंटेंसिटी, उनकी शिद्दत। और वो शिद्दत आपको किसी भी और कहानीकार में नहीं मिलेगी। और इस एक विषय को छोड़कर मंटो का जो सबसे दूसरा विषय है, मैं समझता हूँ वो अधिक महत्वपूर्ण है, वो है विभाजन के ऊपर। मंटो का गुस्सा, मंटो का आक्रोश, मंटो की नाराजगी और मंटो की तकलीफ जितनी आपको विभाजन के बारे में उनकी कहानियों में मिलेगी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। टोबा टेक सिंह को ले लीजिए, तिथवाल का कुत्ता को ले लीजिए, मंटो की कहानियां आज भी लोगों के अंदर उस पार्टीशन से पैदा हुई जो भयंकरता है उसको अभिव्यक्त करती हैं। और ये सारी कहानियां फेक नहीं हैं। स्याह हाशिए के छोटे छोटे जो कहानियां हैं, जिनको लघु कथाएं कह लो या मंटो के जुमले कह लो, उनमें पार्टीशन का जो मंटो का दर्द है वो पूरी शिद्दत से उभरा है। तो ये मंटो की कहानियां इसलिए बाकी अपने सारे समकालीन कहानीकारों से ज्यादा प्रासंगिक हैं और तब तक प्रासंगिक रहेंगी जब तक हमारे देश में ये सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे। दूसरी बात, मंटो के नाटकों के ऊपर बहुत कम बात होती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मंटो की 20वीं शताब्दी में मंटो हुए, तो 20वीं शताब्दी में होने के बावजूद मंटो की ना तो पूरी कहानियां उपलब्ध हैं और ना ही उनके पूरे नाटक उपलब्ध हैं। मैंने जितने शोध कार्य किए उसमें मंटो के केवल मुझे 64 नाटक मिले और वही प्रकाशित भी हुए हैं। हालांकि मंटो ने इससे दुगने तिगने नाटक रेडियो पर प्रसारित करवाए। और उनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले नाटकों के लिए जो निर्धारित मापदंड थे, जो निर्धारित नियम थे, उनको तोड़ा। यानी जो एक आरोपित आदर्शवाद था, मंटो ने उसके विरुद्ध जाकर नाटकों में एक यथार्थ को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। यदि हम मंटो के नाटकों को, उन रेडियो नाटकों को पढ़ें तो हमें ये बात बहुत आसानी से दिखाई पड़ जाएगी। और मंटो के कुछ नाटक ऐसे हैं जिन्हें बड़ी आसानी से मंचित भी किया जा सकता है। ये मंटो की बहुत बड़ी देन है जिसकी तरफ ध्यान लोगों का बहुत कम गया है। मंटो के जो रेखा चित्र हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन रेखा चित्रों में भी रेखा चित्रों को लिखने की जो एक परिपाटी हमेशा से चली आती रही है, उसको मंटो ने तोड़ा है। मंटो की भाषा, मंटो का लबो लहजा, मंटो का तीखा व्यंग और मंटो की काट जो है वो अन्य रेखा चित्रों में लेखकों के जो लिखे हुए हैं उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मंटो अपने आप में एक अद्भुत लेखक है जिसकी रचनाओं पर अभी तक पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं हुआ है। उस पर होना चाहिए और उसके ऊपर बातचीत भी होनी चाहिए, ढूंढा जाना चाहिए। अभी मंटो की बहुत सी कहानियां हैं जो अनुपलब्ध हैं। मेरा शोध कार्य कहता है कि मंटो की 274 कहानियां हैं। अभी उनमें से कितनी मिलती हैं, बहुत कम कहानियां हिंदी में प्रकाशित हैं, तो उनको ढूंढा जाना चाहिए, उनको प्रकाशित होना चाहिए। और मंटो के नाटकों की भी खोज होनी चाहिए। तो रेडियो स्टेशंस से इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। दुर्भाग्य ये है कि मंटो के ऊपर ध्यान लोगों का अब गया है। पहले मंटो का नाम लेकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिशें होती रही हैं और ये एक शायद षड्यंत्र का ही हिस्सा रहा होगा। पाकिस्तान में भी मंटो के बारे में बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। अब जाके थोड़ा बहुत लोग उसके बारे में बात करने लगे हैं। हमारे भारत में भी यही हाल है। लेकिन मेरी दृष्टि में मंटो से बढ़िया कहानीकार, मंटो से अधिक प्रासंगिक कहानीकार इस समय और कोई नहीं है। 18 जनवरी 1955 को लाहौर में मंटो का इंतकाल हो गया। मंटो जिस्मानी तौर पर भले ही पाकिस्तान चले गए,
मगर उनकी रूह हिंदुस्तान के ही फिल्मी और अदबी हलके में भटकती रही। मंटो का लिखा उनकी मौत के 7 दशक बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों करोड़ लोगों के जहन में जिंदा है। आज 18 जनवरी है, मंटो की वफात का दिन। 18 जनवरी 1955 को मंटो हमसे जुदा हुआ। मकतब जदीद एक किताब की दुकान, एक पब्लिशर्स हैं। 18 जनवरी सन 1955 को उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार सादत हसन मंटो का इंतकाल हो गया है। लेकिन अपनी मौत के लगभग 5-6 महीने पहले जब एक तालिब इल्म ने उसकी दस्तखत के लिए अपना ऑटोग्राफ बुक उसकी तरफ, मंटो की तरफ बढ़ाया था, तो दस्तखत से पहले मंटो ने अपनी कब्र का कतबा उसकी ऑटोग्राफ बुक पर लिख दिया था। मंटो ने जो लिखा था, मुमकिन है आपने वो पढ़ा ही होगा। मंटो ने लिखा था, यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में अफसाना निगारी के सारे असरार वो रमूज दफन है, वो अब भी मनोमिट्टी के नीचे सोच रहा है वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। सादत हसन मंटो। मंटो ये वही मंटो है जिसकी मौत पर लिखे गए मातमी मज़ामीन और तासुरात को पढ़कर उर्दू के मशहूर अदीब मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने झुंझला कर कहा था, एक फहुश निगार, एक अश्लील लेखक की मौत पर इतना मातम किस लिए। मंटो की जिंदगी में उसे और उसके अफसानों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया, उसकी मलामत की गई, एहतिसाब किया गया, उससे बेजार होकर ही और बेचैन होकर ही मंटो अपने मुतालिक कहने लगा था कि अब ये जिल्लत खत्म होनी चाहिए। और हम सब ने देखा 18 जनवरी सन 1955 को ये जिल्लत खत्म हो गई। क्या सचमुच खत्म हो गई? मंटो के साथ उसके अहद ने चाहे जो सुलूक किया हो, लेकिन मरने के बाद उसे उर्दू अफसाने का निशान इम्तियाज समझा जाने लगा। न सिर्फ उर्दू जुबान में बल्कि दूसरी जुबानों और मीडियम में भी। जिस तरह दूसरी जुबान और मीडियम के लोग उर्दू शायरी को मिर्ज़ा गालिब के हवाले से जानते हैं, तो उर्दू फिक्शन को, उर्दू अफसाने को मंटो के हवाले से जानते और मानते हैं। वफात के बाद हम देखते हैं कि मंटो शनासी का दायरा वसी होता गया, फैलता गया। मुल्की और गैर मुल्की जुबानों में मंटो के अफसानों के तर्जुमे हो रहे हैं। उसके अफसानों को एक बार फिर नए सिरे से पढ़ने, परखने और समझने की कोशिश जारी है। उसकी तहरीरों को ड्रामों के फॉर्म में दोबारा लिखने का सिलसिला चल रहा है। उसकी ज़िंदगी और उसके अफसानों पर फिल्में बनाई जा रही हैं। गर्ज के हम असर लिखने वालों में शायद मंटो सबसे ज़्यादा मकबूल है, और वो भी बगैर किसी PR एजेंसी के। मंटो की इसी मकबूलियत को देखकर इस्मत चुगताई ने कभी कहा था कि मंटो पैदा ही मरने के बाद हुआ है। उसकी मकबूलियत और शोहरत ने आज मंटो को एक इंडस्ट्री में बदल दिया है। लेकिन अगर हम मंटो की इस मकबूलियत और उसकी शोहरत को ज़रा करीब से देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि मंटो की यह मकबूलियत उमूमन उसके मुतनाज़ा यानी कंट्रोवर्शियल अफसानों के आसपास ही कदमताल कर रही है, जिन पर किसी ज़माने में मुकदमात चले थे या चलाए गए थे। इस रवैये ने मंटो को एक ऐसी मिथ बना दी है, यानी मंटो के उन्हीं अफसानों पर ज़्यादा बातचीत होती है जिन पर मुकदमात चलाए गए थे। इसी रवैये ने मंटो को एक ऐसी मिथ बना दी है जिससे पता चलता है कि वो महज तवाइफों, दलालों, उबाश मर्दों और बदकार औरतों का ही अफसाना निगार है, या बंटवारे के अलमिये को पेश करने वाला एक ऐसा लेखक जिसे हाई वोल्टेज ड्रामा पसंद है। इसमें कोई शक नहीं कि ठंडा गोश्त, खोल दो, काली शलवार, हतक, टोबाटेक सिंह, धुआं और बू जैसे अफसाने उर्दू फिक्शन की तारीख में एक अहम दर्जा रखते हैं। लेकिन मंटो की मानवियत महज इन 8-10 अफसानों को मोहित नहीं। उसकी तख्लीकी कायनात में गुरमुख सिंह की वसीयत, सड़क के किनारे, मौसम की शरारत
आखिरी सैल्यूट, उल्लू का पट्टा, बांझ, ऐसे ना जाने 20 बल्कि 50 अफसाने मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि मंटो को इन अफसानों से भी रुजू किया जाए तो मंटो की मिथ के बाहर खड़े हैं, तभी हम पूरा मंटो को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। मेरे ख्याल में पूरा मंटो की तलाश ही मंटो की हकीकी खराज अकीदत होगी। शुक्रिया। नगमा निगार राजा मेहदी अली खान ने अपने दोस्त मंटो के बारे में क्या खूब लिखा है। मंटो की शख्सियत में सबसे नुमाया उसकी खुद पसंदी थी। वकार था जिसे वो हर कीमत पर कायम रखता था। वो जो कुछ कह देता, जो कुछ लिख देता, वो आखिरी और अटल होता। यही नहीं, उसमें बला की खुददारी और खुद एतमादी थी जो मरते दम तक कायम रही। लाहौर में मंटो की कब्र पर एक शिलालेख लिखा है जो उन्होंने मरने से पहले खुद लिखा था। यहाँ सआदत हसन मंटो दफन है, उसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे असरार और रमूज दफन हैं। वो अब भी मनोमट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो अफसाना निगार है या खुदा। दोस्तों, ये रही सआदत हसन मंटो पर डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और एक वाक्य या एक शब्द जरूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। आप चाहें तो किताबी दुनिया चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।